हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ननी पालकीवाला दी लिखी गई है ये आर्टिकल, और आप समझते ही हैं एलिंग प्लेनेट का मतलब है बीमार ग्रह, और ये ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है इस बीमार ग्रह के लिए, उसके बारे में ननी पालकीवाला बताते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय ननी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 November 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevances. ये जो आर्टिकल है इसे ननी पालकीवाला ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 में। और इसकी इस इशू में उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि कैसे धरती का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो रहा है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, है ना। वन कैनॉट रिकॉल any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. अगर आज तक धरती के इतिहास में या इंसान के इतिहास में कोई भी टॉपिक जो है इतना ध्यान पूरे अर्थ के में रहने वाले जितने लोग हैं, ह्यूमन रेस सबके लिए इतना अगर कोई टॉपिक जो इतना इम्पोर्टेंस रहा हो, प्रभाव डाला हो सभी पर, वो तो है ग्रीन मूवमेंट, जो कि 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था और इसने पूरी दुनिया के इंसान के ऊपर प्रभाव डाला था। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में पहली बार पूरी दुनिया में नेशन वाइड ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई थी न्यूजीलैंड में। पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ था। Since then, the movement has not looked back. तब से उसके बाद इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब हमेशा ये आंदोलन आगे बढ़ता रहा है। We have shifted one hope irrevocably from the mechanistic view to the holistic and ecological view of the world. और अब हमारा ध्यान जो है और हमारी उम्मीदें जो है वो ये है कि हम इस पूरा एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू रख रहे हैं, है ना। पूरी दुनिया इस टॉपिक पर सोच रही है। एक ऐसी उम्मीद है जिसे हम कभी वापस नहीं आ सकते। हम हमेशा इसके बारे में सोचेंगे और करेंगे। इट इज़ द शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolve around the sun. और ये विचार जो था ग्रीन रिवोल्यूशन का, ये उतना ही प्रभावशाली था, या आप ये कह सकते हैं इतना क्रांतिकारी था। ठीक वैसे ही जैसे कॉपरनिकस ने जब पहली बार 16th सेंचुरी में इंसानों को ये बताया था कि अर्थ और दूसरे सभी प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ये विचार भी उतना ही रिवोल्यूशनरी है जितना कॉपरनिकस का ये आविष्कार था। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. और पहली बार मानव इतिहास में ये बात पूरी दुनिया में समझी जाने लगी थी कि अर्थ जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एक इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम उसके सिर्फ छोटा सा हिस्सा हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड
और चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्वाभाविक है, उसके अपने मेटाबॉलिक ज़रूरत है, उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, वाइटल प्रोसेस हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। और इनको यानी कि इसकी मेटाबॉलिक नीड को और उसकी वाइटल प्रोसेस को सही से रखने के लिए हमारे मन में सही माने में उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए और उसे हमें बचाना भी चाहिए। यानी अर्थ की जो ज़रूरतें हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और धरती की जो ज़रूरतें हैं उसको और जो कुछ भी उसके पास है धरती पर है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health। आज जो धरती की हालत है उसकी जो इम्पॉर्टेंट साइंस हैं, जैसे इंसान ज़िंदा रहने के लिए सांस लेता रहे, है ना, तो उसी तरह से धरती की जो वाइटल साइंस हैं वो ये दिखा रही हैं कि अब उसकी सेहत ख़राब हो रही है। एक पेशेंट है, मरीज़ है जिसकी सेहत ख़राब हो रही है। We have begun to realize our ethical obligation to be a good steward of the planet and responsible trustee of the legacy of future generation। और हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और हमारा एक मौलिक जो ये होता है वो जिम्मेवारी बनती है कि तर्क संगत जिम्मेवारी बनती है कि हम एक अच्छा देखभाल करने वाला इंसान बने इस ग्रह का, और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी की तरह जो लिगेसी हमारे जनरेशन ने, पिछले जनरेशन ने हमें दी है, हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल कर रखें। The concept of sustainable development was popularized in 1987 in the World Commission on Environment and Development। और ये कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये उस समय पॉपुलराइज हुआ 1987 में जब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया था। आप समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पर आगे समझाया भी गया है कि क्या होता है। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। ऐसा विकास जो आज की हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे ही, without compromising the ability of future generation to meet their need। बिना फ्यूचर जनरेशन की जो ये होती है ज़रूरतों को हानि पहुंचाए हुए, यानी कि आप ऐसा विकास ना करें कि जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को हानि पहुँचे। यानी कि हम आज जो चीज़ हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दें ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। That is, without stripping the natural world of resources future generation would need। और इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं उसको हम ख़त्म ना करें बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दें, उनको भी इसकी ज़रूरत होगी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world most dangerous animal। और लुसाका में, जाम्बिया में एक ज़ू है। लुसाका जाम्बिया में एक जगह का नाम है और ज़ू है। वहाँ पर उसने एक केज बना हुआ है और उसके बाहर एक नोटिस लिखी हुई है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर। Inside the cage, there is no animal but a mirror where you can see you see yourself। और उस जो केज है उसके अंदर किसी जानवर को नहीं रखा गया उस पिंजरे में, बल्कि एक मिरर रख दी गई है और जब आप उसमें झांकोगे तो आपकी तस्वीर दिखेगी, फ़ोटो दिखेगी, मिरर में इमेज आपकी दिखेगी। Thanks to the effort of a number of agency in different countries, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी एजेंसी का अलग अलग देशों में। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। और हम धन्यवाद करते हैं उन सभी एजेंसी का अलग अलग देशों में जिन्होंने ये अवेयरनेस, इस ख़तरनाक जानवर जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर है उसमें ये डाल दिए, ये अवेयरनेस उसको दे दी, यानी इंसान को ये अवेयरनेस दे दी गई है।
कि भाई आप संभाल लो धरती को, नहीं तो फिर ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और यही कारण है कि इंसान ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया और उसमें बुद्धिमानी इतनी तो आ गई है कि अब आप ऐसा सिस्टम ना बनाओ कि जिसमें एक बहुत डोमिनेंट हो और दूसरे को कुछ ना मिले। ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिसमें सब पार्टनरशिप में रहें, यानी कोई चीज़ अगर है तो सब उसका बराबर लाभ लें। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind share the earth। और वैज्ञानिक ये मानते हैं, कैटलॉग बनाया उन्होंने, लिस्ट बनाई है ऐसे जीवों का जिसकी संख्या करीब 1.4 मिलियन है और ये धरती पर रहते हैं इंसान के साथ, यानी वो भी धरती को शेयर कर रहे हैं इंसान के साथ। Estimates vary widely as regard to still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और ऐसा माना जाता है कि ये तो जिसे इंसान ने देख लिया उसकी लिस्ट बनाई है, और अभी भी ऐसी बहुत सारे जीव हैं जिनको कैटलॉग नहीं कर पाया है इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो। और बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि करीब 100 मिलियन ऐसे जीव जंतु हैं जो कि इस धरती पर रह रहे हैं जिनका कोई नाम नहीं है, और ऐसे अंधेरे जगह पे वो रह रहे हैं जहाँ इंसान आज तक नहीं पहुँच पाया है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was Brandit Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brandit report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet or advancing desert, impoverished landscape and ailing environment। और एक शुरू में एक इंटरनेशनल कमीशन बना था, इंटर एलिया, है ना। उन्होंने एक प्रश्न पूरे पर्यावरण के ऊपर उठाया था। इस कमीशन का नाम ब्रांडिट कमीशन था और इसमें एक बहुत ही सम्मानित भारतीय भी सदस्य थे जिनका नाम था एल.के. झा। और इस फर्स्ट ब्रांडिट रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये कहा गया था, एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम इस धरती को एक खोद दिया पूरी धरती को, है ना, नोच लेना, जैसे इस प्लैनेट को हम नोचे हुए स्थिति में जिसमें धीरे धीरे करके सारी दुनिया डेजर्ट बनती जा रही है, हर चीज़ की कमी हो रही है, धरती पर लैंडस्केप की कमी हो रही है और पूरे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। क्या ऐसी धरती को हम छोड़ने वाले हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको समझ में आ रहा है ये चैप्टर या नहीं, और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।